हेलो टू ऑल। बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है, स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी के चैप्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल आर्तव चक्र का अध्ययन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में इसके कुछ पार्ट्स लिए थे, अपन ने कुछ टॉपिक का अध्ययन किया था। आज दो मुख्य टॉपिक्स इस चैप्टर में बचे हैं जिनकी स्टडी हम करेंगे। फर्स्ट जो टॉपिक हम लेंगे वो पार्चुरेशन, प्रसव। सेकंड जो टॉपिक लेंगे वो है लैक्टेशन, दुग्ध श्रावण। ये आपका चैप्टर 34 है। देखो, फर्स्ट टॉपिक इसमें ले रहे हैं पार्चुरेशन, प्रसव। हिंदी में बोलेंगे इसे प्रसव। देखो, सामान्यतः अगर हम इसे सामान्य अर्थ इसका देखें या इसको परिभाषित करें तो सामान्य इसका अर्थ है कि यह एक तो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। मानव के संदर्भ में ये चैप्टर का नेम है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमंस। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। प्रसव एक काफ़ी जटिल प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में क्या होगा, एक वेल डेवलप फीटस जो कि यूट्रस से जन्म नाल द्वारा बाहर आता है या जनन नाल भी बोल सकते हैं, उससे प्रसव कहते हैं। सामान्यतः ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होने के पश्चात। गेस्टेशन पीरियड को बोलते हैं गर्भावस्था, गर्भावधि, ये बोल सकते हैं। दोबारा अगर इसको परिभाषा को हम मॉडिफाई करें कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मादा मनुष्य में या मनुष्य में गेस्टेशन पीरियड गर्भावस्था पूर्ण होने के पश्चात एक परिपक्व फीटस का यूट्रस से जनन या जन्म नाल द्वारा बाहर आना पार्चुरेशन कहलाता है। सेकंड है, यह एक प्रकार की एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। देखो, आगे प्रीवियस वीडियो में भी लिया था। एंडोक्राइन इसलिए बोल रहे हैं या इसको बोल देते हैं न्यूरो एंडोक्राइन, एक जटिल तंत्रिकीय अंतःस्रावी है। अब क्यों कहेंगे एंडोक्राइन, तो इसलिए क्योंकि कुछ हॉर्मोन्स पढ़ेंगे हम। हॉर्मोन्स एंडोक्राइन सिस्टम से संबंधित होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड स्रावित करती हैं, इसलिए तो एंडोक्राइन बोलते हैं। न्यूरो इसलिए बोलेंगे कि जैसे ही फीटस वेल डेवलप होता है प्लेसेंटा द्वारा, वह मेच्योर फीटस द्वारा कुछ सिग्नल है वो पिट्यूटरी तक पहुंचाए जाते हैं। सिग्नल ले जाने का कार्य नर्व्स करती हैं, तंत्रिकाएं करती हैं, इसलिए न्यूरो है। और जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचेगी, पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होकर हार्मोन स्रावित करती है। हार्मोन एंडोक्राइन सिस्टम में हम पढ़ते हैं, इसलिए सिग्नल ले जाने का कार्य न्यूरॉन कर रही है, इसलिए न्यूरो का, और हार्मोन्स के कारण न्यूरो एंडोक्राइन। तो यह एक जटिल तंत्रिकीय अंतःस्रावी क्रिया है या क्रिया विधि है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। देखो, पहले अगर हम इसको परिभाषित करें, ये बोल सकते हैं इट इज़ द प्रोसेस, यानी वह प्रक्रिया या यह प्रक्रिया ऑफ बर्थ, जन्म लेने से संबंधित है, ऑफ फीटस, फीटस भी ध्यान में रखना है। जब विकासशील गर्भ में बाह्य नाक बन जाते हैं तथा विकासशील गर्भ एक स्मॉल ह्यूमन की तरह दिखाई देता है, एक छोटे मनुष्य की तरह दिखाई देने लगता है, उसे फीटस कहते हैं। आउट ऑफ द यूट्रस, मादा मनुष्य में एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यहीं फीटस का डेवलपमेंट होता है। नॉर्मली it occur when gestation period is over, gestation period is over। यदि गर्भावस्था पूर्ण हो जाती उसके पश्चात यूट्रस से एक फीटस के जन्म लेने की प्रक्रिया को, गर्भावस्था पूर्ण होने पर यूट्रस से
फीटस के जन्म लेने की प्रक्रिया को भी पार्चुरेशन बोलते हैं। अब देखो एक है इसमें, ये तो एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मादा मनुष्य का। गेस्टेशन पीरियड क्या बोलते हैं, या गर्भावस्था क्या है। मादा मनुष्य में या मनुष्य में लगभग 9 महीने या 266 दिन का जो समय, जो कि सामान्यतः निषेचन से लेकर जन्म तक का होता है, उसे गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। या ऐसे बोलें इसे कि मनुष्य में निषेचन से लेकर जन्म तक लगभग 266 दिन या 9 माह का जो समय होता है उसे गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, गर्भावस्था कहते हैं। अब देखो इसमें आगे देखें कि ये प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, तो इसको बोल सकते हैं हम प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन, ये बोल सकते हैं प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन आएगा। प्रसव प्रक्रिया या प्रसव की प्रक्रिया कैसे संपन्न होगी, कैसे इनिशिएट होगी ये, तो ये बोल सकते हैं फर्स्ट तो इट इज ए न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ये सब ध्यान में रखना आपको। इसको बोलेंगे तंत्रिकीय अंतःस्रावी, तंत्रिकीय अंतःस्रावी। ये तो हार्मोन के कारण रखा गया है, ये सिग्नल लेकर जाएगी न्यूरॉन्स, इसलिए इसको बोलते हैं। देखो क्यों कहते हैं, इसमें आ जाएगा आगे सिग्नल फॉर पार्चुरेशन, यानी प्रसव प्रक्रिया के लिए सिग्नल। ओरिजिनेट उत्पन्न होने के लिए बोलेंगे फ्रॉम द फुल्ली डेवलप पूर्ण विकसित फीटस एंड प्लेसेंटा। ये ध्यान रखना है आपको, प्लेसेंटा व फीटस द्वारा सिग्नल रिलीज किए जाते हैं, कुछ संकेत रिलीज किए जाते हैं, और वो संकेत किस दौरान, पार्चुरेशन प्रक्रिया के दौरान रिलीज किए जाते हैं। कब रिलीज किए जाएंगे, जब फीटस वेल डेवलप हो जाता है, उस समय फीटस द्वारा व प्लेसेंटा द्वारा कुछ सिग्नल रिलीज किए जाते हैं। किस प्रक्रिया के दौरान, पार्चुरेशन के दौरान या प्रसव प्रक्रिया के दौरान। सिग्नल को लेकर जाएगी न्यूरॉन, इसलिए इसको बोलेंगे न्यूरो। हॉर्मोन्स रिलीज होंगे, इसलिए इस प्रक्रिया को बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन, या इसको बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन, जटिल तंत्रिकीय अंतःस्रावी भी बोल सकते हैं। देखो आगे अगर इसमें देखें, अभी सिग्नल के फलस्वरूप कौन स्टिमुलेट होता है, उद्दीप्त कौन होता है, ये आएगा आगे। दीज सिग्नल्स इंड्यूस प्रेरित करते हैं माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन which called fetal ejection reflex। ये भी ध्यान में रखना आपको कि जैसे ही सिग्नल कहाँ पहुँचते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड पर, पिट्यूटरी ग्लैंड सिग्नल से क्या हो गए, प्रेरित होकर हॉर्मोन्स रिलीज करेगी। ये हॉर्मोन्स यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, संकुचित करेंगे, इस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म से इस फॉर्म में। जैसे इस फॉर्म में आ रहा है तो ऐसी स्थिति में कुछ पेन महसूस होते हैं, कुछ पीड़ा उत्पन्न होती है, उसके लिए वर्ड काम में लेते हैं फीटल एजेक्शन रिफ्लेक्स। सेकंड आ जाएगा दिस रिफ्लेक्स causes the release of ऑक्सीटोसिन, पिटोसिन भी बोलते हैं, हार्मोन नेम है, पिट्यूटरी की पशपाली से न्यूरो हाइपोफाइसिस से स्रावित होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन फ्रॉम
पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि की पशपाली से ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है। देखो कार्य क्या करेगा ये, द ऑक्सीटोसिन इंड्यूस स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन in and relaxation of pubic symphysis occur। देखो ऑक्सीटोसिन जैसे ही प्रेरित होता है, ये प्रेरित करता है किसको, यूटेराइन में कॉन्ट्रैक्शन को प्रेरित करता है। ऐसी स्थिति में प्यूबिक सिम्फाइसिस पार्ट जो कि रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स होने पर प्रसव में आसानी होती है। नेक्स्ट है दीज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन constitute लेबर पेन, उदर भाग में पीड़ा उत्पन्न करने के लिए, पेन उत्पन्न करने के लिए, जिसे लेबर पेन बोलते हैं। सो द फीटस passage out of uterus through cervix, which process is called expulsion। देखो जैसे ही ऑक्सीटोसिन यूटेराइन गर्भाशय में संकुचन उत्पन्न करता है, तो ऐसी स्थिति में प्यूबिक सिम्फाइसिस पर रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स होने के दौरान फीटस यूट्रस से पास हो जाता है, यानी देह से बाहर निष्कासन होता है, उसे एक्सप्लोशन कहते हैं। इस दौरान तीव्र पेन उत्पन्न होते हैं, मोल्ड उत्पन्न होते हैं, जिन्हें लेबर पेन कहते हैं। अब नॉर्मली अगर हम देखें, ये सामान्यतः लेबर पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन एंशियंट टाइम, यानी पहले की अगर हम बात करें, आज से करीबन 10, 15, 20 वर्ष पहले, सामान्यतः लेबर पेन नेचुरली रूप से होता था। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर इंजेक्शन इंजेक्ट नहीं करते थे इसी के प्रभाव से। नॉर्मली अगर हम वर्तमान में देखें तो लेबर पेन इनिशिएट नहीं होता है, उत्पन्न नहीं होता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर ऑक्सीटोसिन, पीटोसिन, मीसोप्रेस्टोल इंजेक्शन फीमेल को इंजेक्ट करते हैं, और जैसे ही इंजेक्ट करते हैं उसके पश्चात लेबर पेन इनिशिएट होता है, लेबर पेन प्रारंभ होता है। देखो वंस अगेन, वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं तो मादा मनुष्य में प्रसव प्रक्रिया जैसे ही प्रारंभ हो रही है, उस समय उसका जो मुख्य कारण है, यानी पूर्ण विकसित फीटस यूट्रस से तभी बाहर आएगा जब लेबर पेन उत्पन्न होगा। ये पेन नेचुरली रूप से नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में वर्तमान में डॉक्टर मादा मनुष्य को ऑक्सीटोसिन, पीटोसिन या मीसोप्रेस्टोल का इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं, जो कि लेबर पेन को इनिशिएट करता है। तो आगे अगर हम इसमें देखें, सामान्यतः पहले इसका यूज ऑक्सीटोसिन, पीटोसिन का पशुओं पर किया जाता था। पशुओं पर इसे अब प्रतिबंधित किया गया, मनुष्य पर इसका उपयोग किया जाता है। किसके लिए? प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो ये बोल सकते हैं अपन इसमें, इंडक्शन ऑफ लेबर पेन। लेबर पेन कैसे इनिशिएट होता है? देखो, वेहन नेचुरल लेबर पेन डज नॉट डेवलप in female
द डॉक्टर इंजेक्ट्स ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, इसे ही बोल सकते हैं पीटोसिन, इसे ही बोलते हैं मीसोप्रोस्टोल, ऐसे बोलेंगे मीसोप्रोस्टोल। टू डेवलप लेबर पेन, देखो वंस अगेन, मादा मनुष्य में डॉक्टर द्वारा ऑक्सीटोसिन, पीटोसिन या इसको मिसोप्रोस्टोल भी कहते हैं, वो इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्ट करने पर ये क्या करेगा, लेबर पेन को डेवलप करता है, यानी लेबर पेन इनिशिएट होता है, उसके पश्चात प्रसव प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ये तो है पहला आपका प्रसव क्या है, जटिल प्रक्रिया है। एक तो न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म भी है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन है। नॉर्मली कहाँ से रिलीज होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब से, परंतु वर्तमान में लेबर पेन डेवलप नहीं होते, इनिशिएट नहीं होते हैं, इसलिए डॉक्टर ऑक्सीटोसिन या पीटोसिन या मिसोप्रोस्टोल इंजेक्ट करते हैं। किसको, फीमेल को करते हैं। क्या करेंगे, लेबर पेन को डेवलप करते हैं। देखो नेक्स्ट जो पार्ट है या टॉपिक है आपका, वो है लैक्टेशन, इसको हिंदी में बोलेंगे दुग्ध श्रावण। मैमल का करेक्टर है ये भी, मिल्क सिक्रेशन भी। और यहाँ अपन पढ़ रहे हैं मनुष्य के बारे में। देखो, इट इज द प्रोसेस ऑफ मिल्क सिक्रेशन, यह दुग्ध श्रावण की प्रक्रिया है। बाई, अब कहाँ से होगा, मेमरी ग्लैंड से होगा, तो बाई मेमरी ग्लैंड्स, ये तो सामान्य अर्थ है। देखो क्या है, मनुष्य में, मादा मनुष्य में या स्तनीय प्राणियों में या मैमल्स में, ये चैप्टर आपका मनुष्य से संबंधित है, तो मनुष्य की मेमरी ग्लैंड्स हैं, वो भी मादा मनुष्य की। मिल्क सिक्रेशन की प्रक्रिया को, दुग्ध श्रावण की प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं, लैक्टेशन बोल देते हैं। अब तो इसमें एक वर्ड हम काम में लेते हैं, कोलेस्ट्रम, इसको साधारण भाषा में हम बोल देते हैं खीस, इसको बोल देते हैं पीयूष, इसको बोल देते हैं प्रथम स्तन्य, एक ही अर्थ है सभी। कोलेस्ट्रम क्या है, खीस क्या है, पीयूष क्या है, प्रथम स्तन्य क्या है। देखो मादा मनुष्य से जैसे ही मेमरी ग्लैंड से दुग्ध श्रावण की प्रक्रिया है, उसे लैक्टेशन कहते हैं, परंतु जन्म के समय या जन्म के पश्चात आरंभिक दिनों में जो गाढ़ा पीला दुग्ध स्रावित होता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, पीयूष कहते हैं, यानी प्रारंभिक दिनों में जो मिल्क होता है उसे कहते हैं। ये बोल देंगे इट इज़ द फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द initial few days of lactation, यानी दुग्ध श्रावण प्रक्रिया में, इसे बोलेंगे दुग्ध श्रावण। किसे कहते हैं, मेमरी ग्लैंड से दुग्ध श्रावण की प्रक्रिया को लैक्टेशन। क्या होगा, कुछ दिनों तक, कौन से कुछ दिनों तक, आरंभिक कुछ दिनों तक, आरंभिक कुछ दिनों तक जो दुग्ध स्रावित होता है उसे खींच कहते हैं, उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। अब देखो इसमें ये प्रक्रिया कैसे स्टिमुलेट होती है, दुग्ध श्रावण प्रक्रिया कैसे प्रेरित होती है, इसके लिए कुछ हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। वो हार्मोन्स हम देखेंगे आगे इसी पार्ट में। हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशन, रिस्पॉन्सिबल दुग्ध श्रावण के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स, दुग्ध श्रावण के लिए प्रेरित, इसको बोल सकते हैं
इंड्यूस्ड रिस्पॉन्सिबल को इंड्यूस्ड प्रेरित या जिम्मेदार हॉर्मोन्स, यानी ऐसे कौन से हॉर्मोन्स हैं जो मादा मनुष्य में या मनुष्य में हॉर्मोन्स दुग्ध स्रावण को प्रेरित करते हैं। देखो फर्स्ट है इसमें ऑक्सीटोसिन, अन्य नाम क्या है इसका, पीटोसिन कहते हैं, अन्य नाम और क्या है, मिसोप्रोस्टोल कहते हैं। वर्तमान में किस काम में लेते हैं, फीमेल को डॉक्टर क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, किस लिए, लेबर पेन नहीं इनिशिएट होता है, लेबर पेन डेवलप करने के लिए करते हैं। देखो कहाँ से स्रावित होगा, पिट्यूटरी से होगा, पिट्यूटरी से भी पस वाली से, पोस्टीरियर लोब से, न्यूरोहाइपोफाइसिस से, तो यह आ जाएगा इट इज ए पोस्टीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स, पशपाली से स्रावित हार्मोन है। देखो कार्य क्या करेगा ये, मुख्यतः कई कार्य संपन्न होते हैं इसके द्वारा। पहला कार्य अगर हम देखें जो अपन ने अभी लिया है इसमें, ये देखो फर्स्ट कार्य है अभी, ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, यूटेराइन को कॉन्ट्रैक्ट करता है। एक कार्य तो ये भी ले लेते हैं दोबारा अपन, फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट टू अनस्टार्टेड, अरेखित पेशियों को बोलेंगे, आगे चैप्टर आएगा आपके, अनस्टार्टेड मसल ऑफ यूट्रस, कब करेगा इनको, ड्यूरिंग पार्चुरेशन, ड्यूरिंग पार्चुरेशन, प्रसव प्रक्रिया के दौरान यूट्रस की अरेखित पेशियों को संकुचित करना, यानी माइक्रोस्कोप से देखने पर जिनमें रेखाएं या धारियां नहीं पाई जाती हैं। देखो प्रसव के दौरान यूट्रस की अरेखित पेशियों को संकुचित करना। दूसरा कार्य देखो डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड, मादा मनुष्य में व नर मनुष्य में दोनों में एक जोड़ी मेमरी ग्लैंड होती हैं, मादा मनुष्य में ये एक्टिव होती हैं, थोरेसिक पार्ट में पाई जाती हैं। तीसरा है इट हेल्प इन सिक्रेशन ऑफ मिल्क, ये मिल्क सिक्रेशन में भी हेल्प करते हैं। तो तीन कार्य हैं देखो, ये प्रसव के दौरान यूट्रस की अरेखित पेशियों को संकुचित करना, मेमरी ग्लैंड के विकास में डेवलपमेंट में भी सहायक, क्योंकि ये डेवलप होंगी तभी दूध का संश्लेषण होगा। तीसरा है मिल्क के स्रावण में। देखो दूसरा हार्मोन अगर हम लें वो है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन अन्य अर्थ में इसको बोल देते हैं लेक्टोट्रोपिक, मेमोट्रोपिक भी बोल देते हैं इसे। ये भी कहाँ से स्रावित होता है, पिट्यूटरी से, परंतु ये एंटीरियर पिट्यूटरी से स्रावित होता है। तो ये बोलेंगे इट इज एंटीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स, यानी एक प्रकार का रसायन है, पिट्यूटरी से स्रावित होता है, सूक्ष्म मात्रा में स्रावित होता है। देखो ये भी मुख्य रूप से दो कार्य करता है। फर्स्ट है सिंथेसिस ऑफ मिल्क इन मेमरी ग्लैंड, मादा मनुष्य में मिल्क का संश्लेषण करता है, ये बोल सकते हैं मिल्क के संश्लेषण में, दुग्ध के संश्लेषण में। दूसरा आ जाएगा डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड, मादा मनुष्य की स्तन ग्रंथियों में के विकास में। ये दो कार्य देखो। दूसरा हार्मोन लिया प्रोलैक्टिन, अन्य अर्थ में इसको लेक्टोट्रोपिन भी बोल देते हैं, लेक्टोट्रोपिन, मेमोट्रोपिन भी बोल देते हैं।
पिट्यूटरी से, उसकी भी अग्रपाली से ये स्रावित होता है, इसलिए इसको पिट्यूटरी अग्रपाली को एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। कार्य क्या करता है, मादा मनुष्य में मिल्क संश्लेषण को प्रेरित करता है। कहाँ संश्लेषण करता है, मेमरी ग्लैंड में, यानी मेमरी ग्लैंड में मिल्क संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। सेकंड है मेमरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में सहायक। थर्ड हार्मोन है HCST, इसको बोलेंगे ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटो मेमोट्रोपिन, फुल फॉर्म में ध्यान में रखनी है इसका, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटो मेमोट्रोपिन। देखो फर्स्ट तो है ये प्लेसेंटा से स्रावित होता है, तो इट इज ए प्लेसेंटल हार्मोन, प्लेसेंटल हार्मोन। देखो प्लेसेंटा के बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखना आपको कि प्लेसेंटा क्या है, आगे अन्य चैप्टर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी आएगा ये। यह अस्थायी ग्रंथि है, तो इट इज टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, यह अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि है। देखो निर्माण कब होगा, केवल प्रेगनेंसी के दौरान इसका निर्माण होता है। ये बोल सकते हैं हर बार प्रेगनेंसी होगी तो हर बार प्लेसेंटा बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा ड्यूरिंग ओनली प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान ही प्लेसेंटा का निर्माण होगा। जितनी बार प्रेगनेंसी होगी हर बार बनेगा। देखो ऊपर वाले दोनों पिट्यूटरी हार्मोन थे, ये प्लेसेंटल हार्मोन है। प्लेसेंटा क्या, देखो अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्यों है, क्योंकि आगे ये हार्मोन स्रावित करती है। हार्मोन स्रावित करने वाली संरचनाओं को क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। कब निर्माण होगा, प्रेगनेंसी के दौरान होगा। कितनी बार होगा, जितनी बार प्रेगनेंसी होगी उतनी बार ही होगा। प्रेगनेंसी नहीं है तब इसका निर्माण नहीं होगा, अतः अस्थायी है। देखो इसका जो कार्य यह है, इट हेल्प सिक्रेशन ऑफ मिल्क, दुग्ध श्रावण में सहायता करना, संश्लेषण में नहीं श्रावण में सहायता करना। ये तो है कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं जो इसको प्रेरित करते हैं। देखो नेक्स्ट इसका अगर हम पार्ट लें वो है मिल्क सिक्रेशन प्रक्रिया है क्या। ये देखें मिल्क सिक्रेशन कैसे ये प्रक्रिया होती है। मिल्क सिक्रेशन इज ए कंडीशनल रिफ्लेक्स, यानी ये प्रक्रिया स्वतः ही नहीं होती है, किसी कंडीशन के फलस्वरूप ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अब कंडीशन क्या है, एक तो प्रेगनेंसी, दूसरा है सकिंग रिफ्लेक्स। देखो इसको दो भागों में बांट सकते हैं, यानी ये दो भाग को सामूहिक रूप से मिल्क सिक्रेशन कहते हैं। फर्स्ट है सकिंग रिफ्लेक्स, जब शिशु द्वारा मेमरी ग्लैंड को सक किया जाता है तब, और सक किया जाता है तब क्या होगा, दुग्ध श्रावण होगा। कहाँ होगा, देह से बाहर, बाहर के लिए शब्द काम में लेते हैं एजेक्शन रिफ्लेक्स। इन दोनों प्रक्रियाओं को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, मिल्क सिक्रेशन। कैसा है, कंडीशनल रिफ्लेक्स, यानी किसी कंडीशन होगी तभी मिल्क सिक्रेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा मादा मनुष्य से प्रेगनेंसी के दौरान। और जैसे ही प्रेगनेंसी कंप्लीट होगी, प्रसव के पश्चात शिशु द्वारा मदर की मेमरी ग्लैंड को सक किया जाएगा, तब उसके फलस्वरूप मिल्क सिक्रेट होगा। अगला देखो इसमें, अब उसका पाथवे क्या है, पाथवे ऑफ मिल्क सिक्रेशन, कि मादा मनुष्य में मेमरी ग्लैंड में भी कहाँ मिल्क बनेगा और कैसे ये देह से बाहर निष्कासित होता है। देखो पहला है इसमें मिल्क सिक्रेशन बाय एल्वुलाई,
ऑफ मेमेरी ग्लैंड, मादा की स्तन ग्रंथियों की एल्वुलाई द्वारा इसका संश्लेषण होगा। यहाँ से कहाँ आएगा, डक्टलेट में आएगा या डक्टूल, पाली बोलते हैं इसे हिंदी में, पाली में आएगा, मेमरी या स्तन पाली बोल देते हैं। यहाँ से आएगा मेमेरी डक्ट में, मेमेरी डक्ट से आएगा मेमेरी साइनस में, मेमेरी साइनस से आएगा लेक्टिफेरस डक्ट में, और लेक्टिफेरस डक्ट से आएगा ब्रिस्ट ऑफ निपल। ये पाथवे इसका देखो, एल्वुलाई मेमोरी ग्लैंड की वहाँ सिक्रेशन होगा, डक्ट्यूल में आएगा, डक्ट्यूल से मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी डक्ट, मेमोरी साइनस, लेक्टिफेरस डक्ट, फिर ब्रिस्ट निपल। अगर हम इसमें देखें इसका कंपोजिशन क्या है, देखो लास्ट इसका पार्ट अगर हम लें, कंपोजिशन ऑफ मिल्क, जो दुग्ध स्रावित होता है उसका संगठन क्या है, केमिकल कंपोजिशन बोल सकते हैं, रासायनिक संगठन क्या है। देखो फर्स्ट है इसमें शुगर, और शुगर का नाम है लेक्टोज, मिल्क में शर्करा पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट होता है उसका नाम है लेक्टोज, प्रोटीन उपस्थित होती है मीट में, मिल्क में उसका नाम है केसीन, केसीन प्रोटीन पाई जाती है। शर्करा कौन सी है, लेक्टोज शर्करा है। एंटीबॉडी भी पाई जाती हैं जो माता से बच्चे तक पहुंचती हैं, वो हैं IgA, ये ध्यान में रखना है। यदि एंटीजन के फलस्वरूप बनते हैं उनको तो बोलते हैं एक्टिव, और यदि बने बनाए एंटीबॉडी माता से बच्चे तक पहुंचते हैं, ये बने बनाए हैं माता में बन रहे हैं बच्चे तक पहुंच रहे हैं, उनको पेशिव बोलते हैं। एंजाइम्स भी होते हैं, एंजाइम पाया जाता है वो है लाइसोजाइम। अगला है कुछ आयंस भी उपस्थित होते हैं जैसे कैल्शियम आयन। अगला है विटामिन भी होते हैं, ऑल विटामिन है इसमें, विटामिन A, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, D, E, K, केवल C नहीं पाया जाता है, ओनली एब्सेंट विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, ये नहीं पाया जाता है। इसके अलावा इसमें फैट भी उपस्थित होता है। ये है दूध का रासायनिक संगठन कि क्या क्या इसमें केमिकल्स उपस्थित होते हैं। शुगर में कौन सा है यानी कार्बोहाइड्रेट, लेक्टोज, प्रोटीन कौन सा है, केसीन, एंटीबॉडी बने बनाए माता की देह से बच्चे तक आ रहे हैं इसलिए पेशिव, अगर एंटीजन के फलस्वरूप बच्चे की देह बनाती तो एक्टिव कहते हैं। एंजाइम लाइसोजाइम, और आयन कौन से उपस्थित होते हैं, कैल्शियम उपस्थित होते हैं। इसके अलावा विटामिन, सभी विटामिन C के अलावा कुछ अंश में फैट उपस्थित होती है। अब ये देखो आपकी बुक में अगर हम देखें टोटल यूनिट आपकी ठीक 10, उसमें से 1 यूनिट हो चुकी है आपकी, ओनली 1 यूनिट, वो भी यूनिट आपकी 9th, यानी 1 से 8 और 10वीं बची है अभी। 9वीं जो इकाई है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीटेड। इसमें आपके कौन कौन से चैप्टर थे, चैप्टर 31, चैप्टर 32, ये अपन ने पढ़ा था गेमेटोजेनेसिस, दूसरा चैप्टर पढ़ा था फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, ये चैप्टर आपका जो 33 है ये है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मनुष्य में भ्रूणीय परिवर्तन इन ह्यूमन आएगा आगे। चौथा है मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमंस, मनुष्य में आर्तव चक्र। ये 1 इकाई आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आपकी बुक में टोटल 42 चैप्टर हैं,
10 इकाइयाँ हैं, उसमें से जो 9th इकाई है, केवल 9th वही कंप्लीट हुई है। इसमें 4 चैप्टर थे, युग्मक जनन गेमेटोजेनेसिस, मानव में निषेचन जो आपका 32 का चैप्टर था, मानव का भ्रूणीय परिवर्तन 33 का, चैप्टर 4 था आर्तव चक्कर मेंस्ट्रुअल साइकिल। थैंक्स।